हाँ जी, पिछली क्लास में मैंने एडजस्टमेंट कराई थी, गड़बड़ हो गई। दोबारा बता दे रहा हूं एक बार, याद कर लेना साथ के साथ, क्योंकि एडजस्टमेंट वाला ही क्वेश्चन एग्जाम में मेनली आएगा। तीनों एक्टिविटी समझा रखी है मैंने। अच्छा, मैंने क्या सोचना सिखाया है? क्या मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी सोचना सिखाया है? नहीं, मैंने क्या क्या सोचना सिखा रखा है? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की पहचान क्या है? हर वो आइटम जिसका रिलेशन फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज नॉन करंट एसेट से है, हर ऐसी एडजस्टमेंट क्या है हमारी? नॉन ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है। हर वो आइटम जिसका रिलेशन शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, लोन से है, वो क्या है? फाइनेंसिंग, दैट इज वो भी नॉन ऑपरेटिंग। और बाकी जो बचा वो, तो आज एडजस्टमेंट एक बार दोबारा बता रहा हूं फिर से, भैया गड़बड़ हो गई थी। तो एडजस्टमेंट्स मैंने आपको क्या बताया था? मैंने एडजस्टमेंट कितनी कैटेगरी में बांट रखी है? 4 कैटेगरी में बांट रखी है। वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी बताई थी मैंने? पहला, एक्सपेंसेस। ठीक है, एडजस्टमेंट की 4 कैटेगरी कौन सी बताई थी? एक्सपेंसेस। तो ध्यान दो, एक्सपेंस 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, या तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जिनका रिलेशन शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, लोन से हो या फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से हो। अब अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है तो उसे इग्नोर कर देना। ऐसा क्यों? अभी 2 मिनट में मैं आपको दोबारा से याद दिला दूंगा ऐसा क्यों करा। अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है तो हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। तो वो 2 इफेक्ट क्या होंगे? जिस एक्टिविटी का एक्सपेंस है वहां से माइनस, जिस एक्टिविटी का एक्सपेंस है वहां से, और ऑपरेटिंग में प्लस। क्यों? क्योंकि जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो ऑपरेटिंग में जाके प्लस हो रहे हैं, और जहां का खर्चा है वहां से उनकी पेमेंट हो रही है। ठीक है, अब इसके मैंने एग्जाम्पल बता रहा हूं कुछ, पिछली बार के तो भूल जाओ जो भी था। जैसे पहला एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर। किस एक्टिविटी का खर्चा है? क्यों है फाइनेंसिंग का? क्योंकि इसका रिलेशन लोन या डिबेंचर से। तो जिस एक्टिविटी का खर्चा है वहां से माइनस। भाई साहब नींद से जग जाओ, यहां ध्यान दे लो। किस एक्टिविटी का खर्चा है? फाइनेंसिंग का। और ऑपरेटिंग में प्लस। तो 2 इफेक्ट क्या हुए? एक तरफ तो फाइनेंसिंग से माइनस हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर, और दूसरी तरफ ऑपरेटिंग में प्लस हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर। इस एडजस्टमेंट में किसी को डाउट है? अगर आएगी तो कर देंगे, श्योर एकदम। सेकंड, जैसे प्रपोज डिविडेंड। याद रखना, हमें केवल मतलब होता है लास्ट ईयर से। यह बात मैं आपको पहली क्लास में, जो मैंने फर्स्ट क्लास बताई थी, वहां मैंने बात समझाई भी थी, जब मैंने आपको फॉर्मेट भरना सिखाया था। तो प्रपोज डिविडेंड हमें मतलब केवल कौन से साल से होगा? लास्ट ईयर से। ठीक है, अब जैसे हमें 2 साल दे रखे हैं, करंट ईयर और लास्ट ईयर। करंट ईयर को तो कर दो इग्नोर, बिल्कुल भूल जाओ ये कुछ है भी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? अब बताओ डिविडेंड किस पर देते हैं? शेयर पे। तो डिविडेंड किस एक्टिविटी का खर्चा है? तो 2 इफेक्ट क्या बने? फाइनेंसिंग से लेस, ऑपरेटिंग में ऐड। ऑपरेटिंग में ऐड, देखो ये जगह पहले से फिक्स थी,
बस मैं कलर बदल के इसलिए लिख रहा हूं, याद रहे कि एडजस्टमेंट है। डिविडेंड मेड और यहां पर डिविडेंड पेड। अच्छा बेटा, एक होता है इंटरीम डिविडेंड। पिछली क्लास में बताया नहीं था, जनरली आप लोगों के लेवल पे होता नहीं है, बता रहा हूं तो बता ही दे रहा हूं। था, कोई बात नहीं। इंटरीम डिविडेंड, इंटरीम डिविडेंड में लास्ट ईयर करंट ईयर का कोई चक्कर नहीं मिलेगा, सीधा डिविडेंड दिखेगा। बस क्या दिखेगा? सीधा। अब सेम बात, डिविडेंड किस एक्टिविटी का खर्चा है? तो इसके दो इफेक्ट क्या हुए? ऑपरेटिंग में प्लस। तो अगर इंटरीम डिविडेंड दिखता है तो ऑपरेटिंग में प्लस, डिविडेंड वाली जगह पर ही, और फाइनेंसिंग से माइनस। किसी को आइडिया है इंटरीम और प्रपोज में क्या फर्क होता है? देखो बेटा, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, जर्नली मैं एक कंपनी हूं और आप लोग शेयर होल्डर्स हैं, तो शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं? मालिक होते हैं। तो कंपनी जब भी कोई प्रॉफिट कमाती है, क्या उस प्रॉफिट पे कंपनी का हक होता है, मालिकों का? तो कंपनी क्या करती है, जो भी प्रॉफिट कमाती हैं उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा बिजनेस में रिटेन कर लेती हैं फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ। अगर बिजनेस स्टडी के अंदर आप लोगों की थर्ड बुक शुरू हुई है तो वहां पर आपने पढ़ा भी होगा डिविडेंड डिसीजन, तो वहां पर एक पॉइंट पढ़ा होगा फैक्टर अफेक्टिंग में शेयर होल्डर्स क्या कहते हैं, अप्रोच, या शेयर होल्डर्स की जो भी मर्जी है, इच्छा है, वो सब कुछ ऐसा पढ़ा होगा। और बाकी बचा हुआ पैसा वो अपने शेयर होल्डरों में प्रॉफिट का बांट देती है, उसी को डिविडेंड कहते हैं। ये तो क्लियर है। अब प्रपोज और इंटरीम में डिफरेंस क्या है? मैं इस साल जो भी प्रॉफिट कमाऊंगा उस पर जो भी डिविडेंड दूंगा वो मैं इसी साल दे पाऊंगा क्या? कब दूंगा? क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉफिट पता ही अगले साल लगेगा ऑडिट होने के बाद। तो इसे कहा जाता है प्रपोज डिविडेंड, यानी कि जो भी डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है वो प्रपोज डिविडेंड है आप लोगों के लिए और मेरे लिए। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स स्पेशली बोला है मैंने, प्रपोज डिविडेंड कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बनता है, इंटरीम डिविडेंड नहीं बनता है। इंटरीम डिविडेंड या तो कंपनी पे कर देगी या नहीं करेगी, आप उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकते। तो कभी कभी ऐसा होता है जब डायरेक्टर्स को यह लगता है कि कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट ऑलरेडी ईयर के मिड में हो चुका है, तो वो कई बार करंट ईयर के इस प्रॉफिट में से करंट ईयर के लिए ही डिविडेंड दे देती है। किसको? शेयर होल्डर को। उसे कहा जाता है इंटरीम। इंटरीम मतलब साल के बीच में। तो इसमें कभी भी आपको क्वेश्चन में 2 साल देखने को नहीं मिलेंगे, इसमें एक ही डिविडेंड दिखेगा। पर डिविडेंड फाइनली देना किसे है? शेयर होल्डर को। तो किस एक्टिविटी का खर्चा है? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग से लेस ऑपरेटिंग में। चौथा पॉइंट, एग्जांपल दे रहा हूं किसके? एक्सपेंसेस के। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये एग्जांपल ही है कुछ। हाँ बेटा, किस एक्टिविटी से संबंध है इस खर्चे का? क्यों है? इन्वेस्टिंग से। तो इसके अगर मैं 2 इफेक्ट करूं तो 2 इफेक्ट क्या क्या बने? इन्वेस्टिंग से लेस, ऑपरेटिंग में प्लस। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो मुझे लगता है ये एडजस्टमेंट तो अगर कोई नहीं भी आए तो आप खुद बना लोगे। अब वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। हाँ भाई, अगर कोई और नई एडजस्टमेंट आई खुद बना पाओगे? जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, किस एक्टिविटी का खर्चा है? क्या इसका शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, लोन से मतलब है? हाँ या ना बताओ बस। नहीं है तो फाइनेंसिंग का खर्चा नहीं है। क्या इसका रिलेशन फिक्स एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से है? तो ये इन्वेस्टिंग का भी खर्चा नहीं है। किस एक्टिविटी का खर्चा है? अगर मैं एडजस्टमेंट करना भी चाहूं तो ऑपरेटिंग में ही माइनस करूंगा और ऑपरेटिंग में ही प्लस करूंगा, तो क्या कोई चेंज आएगा? इसीलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट को इग्नोर करने के लिए बोला मैंने। ठीक है? जैसे क्रिएट प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर, किस एक्टिविटी का खर्चा है?
कहां से लेस करूंगा और कहां वापस ऐड कर दूंगा फिर ऑपरेटिंग में ही। अरे ऑपरेटिंग से लेस करूंगा, ऑपरेटिंग में ऐड करूंगा, क्या फायदा, करो ही मत ना बस, है ना। जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश में से ही माइनस करूंगा और बैंक में जोड़ दूंगा, यानी यही माइनस यही ऐड, या यही माइनस यही ऐड, कोई फर्क आएगा नहीं। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि अगर कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस या ऑपरेटिंग पेमेंट आपको दिखे तो उसको क्या कर देना है, यहां पर इग्नोर कर देना है। क्या कर देना है, उसे इग्नोर कर देना है। और देखते हैं कुछ एग्जांपल। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर, आपके हिसाब से किस एक्टिविटी का खर्चा है ये? तो दो इफेक्ट बताओ क्या बनने चाहिए, फाइनेंसिंग से माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग से माइनस। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो। अब यहां पर मैं एक स्टार लगा रहा हूं, रीजन क्या है ये अभी 2 से 3 मिनट बाद बताऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, हर वो चीज जो क्वेश्चन से अलग लिखी हो वो एडजस्टमेंट तो जरूरी है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है या तो अनरिकॉर्डेड या रेक्टिफिकेशन। कई बार अगर कोई इंफॉर्मेशन लिखी है एडजस्टमेंट से अलग जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रखी है तो उसे एडजस्टमेंट नहीं कहा जाता, ठीक है। वो क्या है, जस्ट इंफॉर्मेशन है। अभी ये मैंने जो बोला वो काम आएगा 2 से 3 मिनट बाद। किसी को इनमें से कोई भी एडजस्टमेंट पूछनी है मुझसे, क्या आपको लगता है कि आपको ये याद करनी पड़ेगी या हो गई याद, खुद बना लोगे? जो मैंने यहां नहीं भी लिखी, अगर कुछ नहीं आ जाए तो कर पाएंगे? हाँ जी, क्लियर है। बस सीधी सी बात है, क्या याद रखना है, ये वाला हिस्सा याद रखना है। अब सेकंड कैटेगरी पे आता हूं। सेकंड कैटेगरी में आती है इनकम। सेकंड कैटेगरी में आती है इनकम। अगर इनकम की कोई भी एडजस्टमेंट्स हैं तो उन्हें कैसे परफॉर्म करना है। सेकंड कैटेगरी में सेम, कितने हिस्सों में बांट रहा हूं, 2। एक तरफ ऑपरेटिंग इनकम और एक तरफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब सेम, जहां की इनकम है वहां ऐड करनी है और ऑपरेटिंग से माइनस करनी है। तो भैया ऑपरेटिंग इनकम की एडजस्टमेंट करके करूंगा क्या, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसे क्या कर देना है, इग्नोर। हमें केवल मतलब किससे है, तो जिस एक्टिविटी की इनकम है वहां पर तो करो प्लस। फाइनेंसिंग की इनकम है तो फाइनेंसिंग में प्लस करो, इन्वेस्टिंग की इनकम है तो इन्वेस्टिंग में प्लस करो। और दूसरी तरफ इफेक्ट क्या, ऑपरेटिंग से क्या कर दो, ये रही जगह, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो रही है, माइनस हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं कुछ, जैसे इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव। इंटरेस्ट या डिविडेंड किस पर मिलेगा, शेयर पर, डिबेंचर पर, बॉन्ड पर या इन्वेस्टमेंट पर। बेटा जब हम किसी के शेयर खरीदते हैं तो उन्हें शेयर नहीं कहा जाता, उन्हें इन्वेस्टमेंट कहा जाता है भाई साहब। और जब हम शेयर इशू करते हैं तब उन्हें शेयर कहा जाता है। तो इंटरेस्ट या डिविडेंड हमें मिलता है इन्वेस्टमेंट पर। तो ये किस एक्टिविटी की इनकम है, तो इसके दो इफेक्ट क्या बने, इन्वेस्टिंग में प्लस, ऑपरेटिंग से माइनस। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग में प्लस और इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव ऑपरेटिंग से माइनस। जैसे दूसरा एग्जांपल, प्रीमियम ऑन
इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर, दैट इज, किसकी बात हो रही है? सिक्योरिटी प्रीमियम की बात हो रही है। तो ये प्रीमियम मिलता है ना, इनकम हुई, किस एक्टिविटी से लिंक है? तो दो इफेक्ट क्या बने? फाइनेंसिंग में प्लस, ऑपरेटिंग से माइनस। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर, ठीक है। इस पर भी स्टार लगाया है मैंने, और नीचे एक बात लिख रहा हूं नोट में, अगर स्टार आइटम का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में दे रखा है, बैलेंस शीट में दे रखा है, तो इनकी एडजस्टमेंट इग्नोर कर दो। क्या कर दो? अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज करो 2021 और 2020 सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है मुझे बैलेंस शीट में। एक एग्जाम्पल की बात बता रहा हूं, ठीक है। 1,00,000 और 1,20,000, ठीक है। इसके नीचे दे रखा है बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल 10,00,000, 11,00,000, और एडजस्टमेंट दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर शेयर वर इशूड एट 20% प्रीमियम। ये मुझे एडजस्टमेंट दे रखी है। अब ध्यान से बताओ मुझे, यहां पर शेयर कितने बढ़ रहे हैं? अरे शेयर कितने बढ़ रहे हैं बेटा? यहां तो परसेंट, ये तो प्रीमियम की बात हो रही है। शेयर कितने बढ़ रहे हैं? 1,00,000 के, यानी मैंने कितने शेयर इशू करे हैं? 1,00,000 रुपए के। कितने प्रीमियम पर? तो 1,00,000 का 20% कितना प्रीमियम होता है? 20,000। ध्यान से देखो, प्रीमियम तो ऑलरेडी 20,000 बढ़ते हुए दिख रहा है। तो क्या इसका मतलब ये रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्डेड? तो बेटा फिर ये एडजस्टमेंट कैसे हुई? ये एडजस्टमेंट है ही नहीं, इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, इग्नोर दिस वन। और जैसे ही ये जहां भी जाते हैं इन्हें वहां पर क्या कर दो? पोस्ट कर दो। इन्हें क्या करो? इग्नोर कर दो। क्या करो? इन्हें इग्नोर कर दो। समझ में आ गया स्टार आइटम का क्या चक्कर है? तो जिन दो चीजों के ऊपर मैंने स्टार लगाया, अगर इनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में दिखे तो उसे इग्नोर कर देना, मतलब वो उसकी एडजस्टमेंट को क्या कर देना? इग्नोर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रब कर लो, क्या कर दो रब? कैटेगरी नंबर 3, ये एडजस्टमेंट आज याद कर लो, मैं जिससे अगली क्लास में क्वेश्चन करा सकूं। अगली क्लास कल ही है हमारी इसकी, कल मैं क्वेश्चन में यूज करना दिखा सकूं। हाँ कल सुबह भी है बैकअप वाली, उसमें डिबेंचर और इसमें कैश फ्लो, सॉरी डिसोल्यूशन, सॉरी डिसोल्यूशन। अरे करें सर। तीसरी कैटेगरी है टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स या इनकम टैक्स। अगर इनकी कोई एडजस्टमेंट दिखती है तो क्या करना है? ऐसे में बेटा हम यहां पर बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। क्या बनाएंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अब ध्यान देना मेरी बात, टैक्स हमारी एसेट है, लायबिलिटी है। प्रोविजन क्या होते हैं? एसेट, लायबिलिटी। लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस यहां पर आएगा। ये हुआ लास्ट ईयर का। किसका हुआ ये बेटा? यहां ध्यान दे लो प्लीज। अभी
और क्लोजिंग बैलेंस यहां आएगा। यह हुआ करंट ईयर का। टैक्स बढ़ता कब है? जब और टैक्स लगाते हैं। तो बाई P&L अकाउंट करके हम इस साल और टैक्स लगाते हैं। मे बी उसे टैक्स मेड के नाम से दे दे और मे बी टैक्स प्रोवाइडेड के नाम से दे दे, तो टैक्स नाम की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा। और टैक्स नाम की लायबिलिटी कम कब होगी? जब पेमेंट कर दें। तो टू बैंक करके मे बी एडजस्टमेंट में वो क्या दे दे? टैक्स पेड दे दे। सही है। अब होगा क्या? इन चार में से तीन चीजें पता होंगी और एक मिसिंग होगी। अगर हमें ये गिवन है तो ये बैलेंस फिगर निकल जाएगा। ठीक है ना। ये गिवन है तो ये क्या निकल जाएगा? बैलेंस। और अगर ये गिवन है तो भैया टैक्स मेड हमें क्या निकल जाएगा? बैलेंस। अब इनकी जगह फिक्स है। टैक्स मेड क्या होता है ऑपरेटिंग में? ऐड। दिख रहा है? हाँ जी बेटा, दिख रहा है ना। टैक्स मेड ऑपरेटिंग में ऐड, और टैक्स पेड क्या होता है ऑपरेटिंग से ही? ये रही इसकी जगह दिख रही है। हाँ हो सकता है। हाँ एडजस्टमेंट तो भैया वैल्यू दोनों दिखानी है, नहीं दिखानी? दिखानी है ना, तो जरूरत है। अब आपने कहा बाकियों में ऐसा क्यों नहीं, फिर जरूरत नहीं थी। भैया वहां कभी भी सेम अमाउंट हो, वहां पे हमेशा अमाउंट सेम होगा। या अमाउंट सेम बाई चांस की बात है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है एडजस्टमेंट? अब एडजस्टमेंट नंबर 4 इसे लिख लो, फिर लिखूंगा। और अब तो एडजस्टमेंट याद हो जानी चाहिए वैसे। कितने सारे जने आए हैं भाई आज? ऑन पेपर काउंट करो तो इस बैच में 50 बच्चे हैं। 52 55 कभी दिखते ही नहीं इतने एक साथ। नहीं आते हैं बीच बीच में, कभी कभी शायद दिखाते हैं, जैसे कृष्णा सिंगल जी कभी कभी। लक्ष्य का तो मैंने नाम कट कर लिया। गोपाल जी कभी कभी आते हैं, देव कुमार कभी आते हैं कभी नहीं आते। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। अब तो मैं ट्यूशन में वो भी नहीं लूंगा भैया उसका। मैं शुरू से पागल कोई ना पूरा सिलेबस कराऊंगा एक जने के लिए। अभी 10 नवंबर या 15 नवंबर से मे बी मेहता सर कह रहे हैं क्रैश कोर्स के लिए, मतलब वो कह रहे हैं मैं करा दूं कुछ बच्चे के लिए, तो फिर मैं भी एक बार हो सकता है उसमें। बेटा रब कर दो। बोलो कि ये होता है ETS में तो फैट वो करते हैं अपना जो वो वाला होता है पुराना वाला प्रोडक्ट रिपोर्ट की तैयारी करोगे। ठीक है कह दूंगा मैं आज, अभी तुम्हारे सामने बात करूंगा। ये रब कर दो फिर। अब फोर्थ कैटेगरी, इन 4 कैटेगरियों पर ये आपका निर्भर है बेटा, मतलब एडजस्टमेंट जो है। फोर्थ कैटेगरी में मैं कवर कर रहा हूं फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे एक भैया क्या बोलते हो तुम इसे? हैशटैग। तो ये एक तरीके से नोट के लिए एक निशान बना लिया है। अब इस एडजस्टमेंट को मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। 11th क्लास में डेप्रिसिएशन नाम का चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पर हमने 2 तरीके सीखे थे डेप्रिसिएशन के। एक नॉर्मली परपेचुअली यानी ईयर आफ्टर ईयर साथ के साथ क्या लगाते जाओ? डेप्रिसिएशन लगाते जाओ, एसिड की वैल्यू कम करते जाओ। जर्नली अधिकतर स्कूल वाले केवल वही तरीका सिखाते हैं, दूसरे वाले को स्किप करा देते हैं। एक दूसरा भी तरीका था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन लगाओ मगर उसे एसिड से माइनस मत करो, उस डेप्रिसिएशन को एक अलग जगह पर इकट्ठा करते जाओ और जिस दिन मशीन बिके उस दिन एक ही बारी में सारे डेप्रिसिएशन को मशीन से एडजस्ट करो। यह तरीका 95% स्कूल वाले वही कागजात में तो एटलीस्ट पढ़ाते नहीं है, उसे क्या कर दिया जाता है, स्किप। पर कैश फ्लो में बोर्ड एग्जाम में दोनों में से किसी भी तरीके वाली एडजस्टमेंट आती है, तो अब हमें वो सीखना पड़ेगा। तो आज मैं सिखा रहा हूं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बिना यह एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व होगी। ठीक है बेटा, तो इसमें लिख रहा हूं व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसे एक और नाम भी दे सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इज नॉट मेंटेन। मतलब भाई हमारा बिजनेस नॉर्मल सिस्टम अपना रहा है डेप्रिसिएशन का, जिसमें वो हर साल एसेट्स में से वैल्यू को, डेप्रिसिएशन को क्या करता जा रहा है, माइनस करता जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम यहां पर बनाएंगे फिक्स एसेट अकाउंट। ब्रैकेट में एक वैल्यू लिख रहा हूं, नेट वैल्यू। नेट वैल्यू मतलब पता है क्या होता है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू। ठीक, क्योंकि अगर हम नॉर्मल सिस्टम अपना रहे हैं तो जो बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू जाती है वो कौन सी जाती है, डेप्रिसिएशन से कटने से पहले वाली या बाद वाली, बाद वाली। फाइनल अकाउंट याद करो, मशीन माइनस डेप्रिसिएशन, फिर वैल्यू बाहर लिखते थे ना, याद आ गया बेटा 11th क्लास का। तो इस केस में अकाउंट में क्या क्या रहेगा, एसेट का नेचर डेबिट या क्रेडिट, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस मतलब हुआ लास्ट ईयर वाली वैल्यू, और हाँ क्या रहे, अच्छा सॉरी, वो कभी कभी रॉ में बह जाते हैं ना बेटा, 2/, हो जाता है। और इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, करंट ईयर वाली। सही है। अब एसेट बढ़ता कैसे है, खरीदने से, तो टू बैंक, जब हम एसेट को खरीदें, परचेज करें। एसेट कम कैसे होता है, बेचने से, बाई बैंक करके सेल लिखकर काट रहा हूं। रीजन, एसेट कम होने की पहली प्रायोरिटी सेल नहीं है, डेप्रिसिएशन है। बिजनेस एसेट क्या बेचने के लिए खरीदता है या यूज करने के लिए, तो बेटा बिजनेस ने एसेट बेचने के लिए नहीं खरीदा है। तो अगर इस साइड कोई एक वैल्यू मिसिंग है ना, तो उसे डेप्रिसिएशन मानना है, उसे सेल नहीं मानना है। तो पहली प्रायोरिटी क्या है, डेप्रिसिएशन कम होने का कारण क्या है, डेप्रिसिएशन, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। हाँ, सेकेंडरी बेस पर कह सकता हूं एसेट बिक भी तो सकते हैं, पुराना हो गया, हमें नई मशीन चाहिए, बिक दी पुरानी मशीन, नहीं खरीद ली। ठीक है, तो सेकेंडरी रीजन है हम एसेट बेच भी सकते हैं, बैंक करके सेल। ठीक है, पर ये रीजन सेकेंडरी है। अब अगर सपोज करो 3 चीजें गिवन हो, इन दोनों में से एक चीज बचनी है, बैलेंस माननी है, तो किसे बैलेंस मानू बताओ, डेप्रिसिएशन को, सेल को नहीं मानना, फिर किसे मानना है। इसीलिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी और ये सेकंड प्रायोरिटी। अब एसिड बेचने पर लॉस भी हो सकता है और एसिड बेचने पर प्रॉफिट भी हो सकता है। तो P&L अकाउंट क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी। अब पोस्टिंग की बात करते हैं बेटा। इस पूरे चार्ट में क्या आपको कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस दिख रहा है, मुझे तो 2-3 दिख रहे हैं। पहला डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, और जितने नॉन कैश एक्सपेंस है ध्यान दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होते हैं, दिख गए। तो इसकी पोस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड में आ गई। अभी एक एक करके आगे बढ़ूंगा ना। दूसरा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये भी कहां पोस्ट होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के प्लस में जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तीसरा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है,
और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है यहां पर? माइनस होती है, तो ये ऑपरेटिंग के माइनस में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट लिख दूं या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिख दूं? ठीक है। अब इनमें से कोई भी ऐसी कारण है जहां से मेरे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है? तो परचेज करने से पैसा आ रहा है, जा रहा है? किस एक्टिविटी का पार्ट है मशीन? तो इन्वेस्टिंग से माइनस करना है, परचेज ऑफ मशीन। और कुछ पैसा आ रहा है या जा रहा है? सेल ऑफ मशीन से पैसा आ रहा है, तो इन्वेस्टिंग में प्लस करना है, सेल ऑफ मशीन या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब मैंने यहां पर एक स्टार या हैशटैग जो भी आप कहते हो वो बना रखा है। इसका मतलब पता है क्यों? कुछ लिखवाना है। क्या लिखवाना है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। भाई इन्वेस्टमेंट कोई थिंग कोई ना है, पुरानी होने पे घिस जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी। उल्टा जर्नल केसेस में तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है, कम कोई ना होती है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो अगर आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना हो तो सब कुछ सेम होगा, बस क्या फर्क होगा? उसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा उसमें? डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, बाकी सब सेम। ये था ए पार्ट। अभी पहले मैं 2 क्लास यहां तक की एडजस्टमेंट के क्वेश्चन ही करवाऊंगा, फिर मैं जोड़ूंगा इसका बी पार्ट। आप लोग अपनी कॉपी में एक पेज खाली छोड़कर पहले चलना बी पार्ट के लिए, जिससे एडजस्टमेंट आपकी कॉपी में एक साथ इकट्ठी रहे। अब आज वाली एडजस्टमेंट में किसी को कुछ भी पूछना है तो बताओ, कोई डाउट है किसी को तो बोलो। याद हो गई? कल मैं इन्हें अप्लाई करना सिखा दूंगा। अप्लाई करना तो इनडायरेक्टली मैंने आज ही सिखा दिया, बस अमाउंट ही तो नहीं लिखे। अप्लाई तो हमने अभी भी कर दिया है, बस क्या नहीं लिखा है? अप्लाई तो कर ही चुके हैं। ठीक है बेटा, कल इन्हें बेसिकली हम क्वेश्चन के थ्रू भी कर लेंगे एक बार। ठीक है जी, याद कर लेना है, आज याद करके जरूर। 6 नंबर प्लस एक नंबर के 2, 8 नंबर का तो कैश फ्लो पक्का आता ही आता है बेटा, बोर्ड में फिक्स है, तो आपके प्री बोर्ड में भी आएगा ही। ठीक, चलो फोटो ले रहा हूं।